कौन है ये प्रशांत किशोर, जो कि कांग्रेस के भी करीबी हैं और मोदी जी के भी दोस्त हैं। लोग इन्हें पॉलिटिकल एडवाइजर, चुनावी रणनीतिकार या फिर आज के राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने रणनीति से कई नेताओं को चुनाव जितवाया है, जैसे कि मोदी जी, नीतीश कुमार, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और कई नेताओं को इन्होंने चुनाव जितवाया है। लेकिन पिछले एक साल से वो पूरे बिहार में जन सुराज पैदल यात्रा कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो अपने जीवन काल में पूरे बिहार को एक डेवलप्ड स्टेट बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इनके बारे में सब कुछ जानते हैं और ये भी समझते हैं कि क्या ये बिहार को बदल पाएंगे। इनका जन्म साल 1977 में बिहार के रोहतास जिले के एक कोनार गांव में हुआ था, जो कि सासाराम से कुछ दूरी पे है। लेकिन इनके पिताजी एक डॉक्टर थे और उनका ट्रांसफर बक्सर में हो गया था, इसीलिए इनका ज्यादातर बचपन बक्सर में ही बीता है और इनकी शुरुआती पढ़ाई भी बक्सर से ही हुई है। फिर ये ग्रेजुएशन करने लखनऊ चले गए और हायर स्टडीज के लिए हैदराबाद चले गए और फाइनली इन्हें यूनाइटेड नेशंस में पब्लिक हेल्थ सेक्टर में एक जॉब मिल गई और ये अमेरिका में सेटल हो गए। लेकिन ऑफिस में काम कर करके ये बोर हो चुके थे, इसीलिए इन्होंने अपने सीनियर से कहा कि अगर कोई फील्ड वर्क है तो इन्हें दे दिया जाए, क्योंकि ये ऑफिस में बोर हो रहे हैं। इसलिए उन्हें अफ्रीका काम करने के लिए भेजा गया और अफ्रीका जाने से पहले उन्होंने भारत के कुछ डेवलप्ड स्टेट्स के अंदर कुपोषण के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें कि गुजरात का भी नाम था और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। और जब नरेंद्र मोदी को इस रिपोर्ट के बारे में पता चला, तब उन्होंने प्रशांत किशोर से कांटेक्ट किया और उनसे ये बोला कि आप शिकायत मत कीजिए, मैं आपको इनवाइट करता हूं, गुजरात में आकर माल न्यूट्रिशन के ऊपर, कुपोषण के ऊपर काम कीजिए और इसको ठीक करिए। और उस दिन से प्रशांत किशोर का पूरा जीवन ही बदल गया, क्योंकि प्रशांत किशोर पहले से ही अमेरिका में वेल सेटल्ड थे और अच्छी खासी यूनाइटेड नेशंस में डिप्लोमेट की नौकरी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो नौकरी छोड़कर मोदी जी के साथ गुजरात में काम करेंगे। लेकिन जिस फैमिली बैकग्राउंड से वो आते हैं, वहां पे नौकरी छोड़ना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास में जो परिवार होता है वो नौकरी छोड़ने पे टेंशन में आ जाता है। इसलिए उन्होंने पहले अपने फैमिली को समझाया बुझाया, उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और फाइनली 2011 में उन्होंने डिप्लोमेट की नौकरी छोड़ दी हमेशा के लिए और वो गुजरात आकर मोदी जी के साथ काम करने लगे। और धीरे धीरे काम करते करते एक दिन की बात है, मोदी जी को कहीं पे स्पीच देने जाना था और उनकी जो स्पीच टीम थी स्पीच तैयार कर रही थी। तब मोदी जी ने अपने स्पीच टीम को ये बोला कि आप प्रशांत किशोर का भी मदद ले लीजिए और प्रशांत किशोर ने भी अपना योगदान दिया स्पीच लिखने में और मोदी जी फाइनली बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए उस स्पीच को देखकर और उन्होंने प्रशांत किशोर को अपने स्पीच टीम में भी ऐड कर लिया। और धीरे धीरे मोदी जी ने प्रशांत किशोर को अपना एक प्रिंसिपल एडवाइजर के तौर पे भी रख लिया और प्रशांत किशोर ने मोदी जी को जो टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज करना सिखाया, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मोदी जी के पास उस समय फेसबुक था लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। तब प्रशांत किशोर ने उसके ऊपर मोदी जी का अकाउंट बनाया और उसका इस्तेमाल करना मोदी जी को अच्छे तरीके से समझाया। अब साल 2012 का समय नजदीक आ चुका था, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और पहली बार नरेंद्र मोदी के लिए प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीति बनाया और उनको जिताने में सफल भी रहे और यहीं से प्रशांत किशोर का चुनावी रणनीतिकार वाला दौर शुरू हो गया। आगे चल के साल 2013 में उन्होंने 200 यंग लड़कों के साथ मिलकर एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका नाम था CAG, सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। अब प्रशांत किशोर ने तो अपने रणनीति से मोदी जी को गुजरात का तीसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन अब 2014 में उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाना था। इसीलिए प्रशांत किशोर और उनकी पूरी CAG की टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की और चुनाव प्रचार के बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज निकाले, जैसे कि चाय पे चर्चा, 3D रैलीज, मंथन, रन फॉर यूनिटी और भी बहुत सारे यूनिक चुनाव प्रचार के आइडियाज निकाले गए। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि नरेंद्र मोदी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बन गए भारत के। और इस जीत में प्रशांत किशोर का एक बहुत बड़ा योगदान था,
जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसी मुद्दे पर प्रशांत किशोर और मोदी जी के रास्ते अलग हो गए हमेशा के लिए। फिर उनकी मुलाकात हुई नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार ने उन्हें इनवाइट किया कि आप बिहार चलिए और हमारे साथ मिलके काम कीजिए। तब प्रशांत किशोर वहां पे चले गए। अगले साल ही वहां पे बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला था और नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलायंस तोड़ लिया था और मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे। तब प्रशांत किशोर ने जेडीयू और आरजेडी को एक अलायंस में किया और उनके लिए बहुत सारे रणनीति बनाए और एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए प्रशांत किशोर के रणनीति से। इसीलिए नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू का उपाध्यक्ष भी बना दिया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे नेताओं के लिए प्लान्स बनाया, रणनीति बनाया और उनको चुनाव भी जिताया। जैसे कि साल 2017 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और उन्होंने कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके लिए चुनावी रणनीति बनाई और उनको पूर्ण बहुमत के साथ वहां पे सीएम बनाया। इसी तरह से साल 2021 में आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और वहां पे जो वाईआरएससीपी के मुखिया हैं जगन मोहन रेड्डी, वो सीएम कैंडिडेट थे और इसीलिए प्रशांत किशोर ने उनके तरफ से चुनावी कैंपेनिंग की और उनके लिए चुनावी रणनीति बनाई और उनको बहुत बड़े बहुमत के साथ वहां पे सीएम बनाया। लेकिन उसके बाद से ही उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो पॉलिटिकल एडवाइजर वाला काम है अब वो क्विट कर देंगे और सच में उन्होंने इस काम को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव शुरू की थी बात बिहार की, जिसमें वो बिहार के यंग लड़कों से मिलते थे, उनको राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते थे, उन्हें गाइड भी करते थे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने इस इनिशिएटिव को भी बंद कर दिया। लेकिन पिछले 1 साल से वो पूरे बिहार में जन सुराज पैदल यात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनके प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं। और उनका एक मुख्य लक्ष्य यही है कि अगले 10 साल में वो बिहार को टॉप 10 डेवलप्ड स्टेट्स के अंदर देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात यह है कि क्या कहीं से भी प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में फिट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जातीय पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हावी हो चुका है और यहाँ के ज्यादातर लोग जात और धर्म के नाम पे वोट करते हैं। और प्रशांत किशोर तो जात की बात कर ही नहीं रहे हैं, वो स्वास्थ्य की, रोजगार की, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसे लोग को कौन सपोर्ट करेगा, कौन इनका वोटर बनेगा? और इस बात पे जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने ये बोला कि 2014 और 2019 में बिहार में सबसे ज्यादा वोट नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ा है और नरेंद्र मोदी के जात के लोग बिहार में बहुत कम है। तो इस हिसाब से मोदी जी को सबसे कम वोट पड़ने चाहिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा वोट उनको ही पड़ा। उनके कहने का अर्थ ये था कि अगर कोई विकास की बात करता है, रोजगार की बात करता है, तो लोग उनसे जुड़ेंगे। जात पात कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैटर नहीं करेगा। और ये बात सच है दोस्तों, बिहार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रोजगार के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, शिक्षा के नाम पे वोट करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक जात में कुछ ना कुछ मिडिल क्लास लोग होते हैं जिनको जात धर्म से कोई मतलब नहीं होता। उनको महंगाई के नाम पे वोट करना है, उनको रोजगार के नाम पे वोट करना है, लेकिन बिहार में उनके पास कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। अब अगर प्रशांत किशोर चुनाव में आते हैं तो इन लोगों को एक ऑप्शन भी मिल जाएगा और प्रशांत किशोर को वोटर्स भी मिल जाएंगे। अब देखिए कि मैं भी बिहार से हूं और मुझे भी ये लगता है कि बिहार में बदलाव की सख्त जरूरत है, क्योंकि पिछले 25 साल से एक ही सरकार है और कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। और ये बदलाव केवल प्रशांत किशोर ही ला सकते हैं, क्योंकि बिहार जैसे कास्ट पॉलिटिक्स वाले राज्य में अगर कोई स्वास्थ्य के नाम पे, रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे वोट मांग रहा है तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत लोगों ने ये माना भी है। खुद पंकज त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में ये बोला। कोई लगता है बढ़िया आदमी पॉलिटिक्स में जो बदल सकता है बिहार को? प्रशांत जी को देखता हूँ आजकल घूम रहे हैं पूरा बिहार, गाँव जा रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। आप प्रभावित हैं उनसे? उनकी बातें तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी फैक्ट वाली बातें करते हैं। वो आप सुनो तो वो बड़ा एक मॉडर्न अप्रोच के साथ बातचीत करते हैं, स्टैटिक्स डाटा। इसी तरह बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी ये माना कि बिहार को प्रशांत किशोर ही बदल सकते हैं। प्रशांत किशोर बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई संभावना दिखती है? ईमानदारी से अगर बिहार को बदलने के लिए कोई कोशिश आज की डेट में कर रहा है केवल पीके, तो सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, बदल पाएगा नहीं बदल पाएगा, ये बिल्कुल अलग बहस का विषय। लेकिन कोई माई का लाल अभी आज बिहार में ऐसा हो नेता तो बतावे
कि जितना 1.5 साल में पीके ने किया प्रशांत किशोर ने, जो कर रहा है जितना मेहनत, मुझे कम से कम अभी तक याद नहीं किसी ने किया। आज 10 साल भी लग सकता है, लेकिन चीजें बदलेंगी और प्रशांत कुमार एक सितारे के रूप में चमकेगा। और अब धीरे धीरे बिहार के आम लोग भी प्रशांत किशोर को नोटिस कर रहे हैं। पिछले साल तो एक एमएलसी ने प्रशांत किशोर के समर्थन से चुनाव में जीत दर्ज की थी, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है प्रशांत किशोर के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव में आते हैं तो उनके पास पहले से ही काफी एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो देश विदेश घूम चुके हैं, दूसरों को अपने रणनीति से चुनाव जिता चुके हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, तो खुद के लिए तो रणनीति अच्छे तरीके से बना ही सकते हैं। और फिर बिहार की राजनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि 2015 में महागठबंधन की सरकार के लिए उन्होंने ही चुनावी रणनीति बनाई थी और नीतीश कुमार को सीएम बनाया था। तो इस हिसाब से देखें तो उनके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। लेकिन 2025 के चुनाव में ही पता चलेगा कि प्रशांत किशोर कितने सफल राजनेता बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।